ठीक है। अब ये क्या पढ़ा है, लेक्चर 19 दैट इज़ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन में हम लोग क्या देखेंगे कि स्पीड हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे रोटर का। ठीक है, ये तुम्हारा इंडक्शन मशीन मतलब स्लिप रिंग में भी स्पीड कंट्रोल देखेंगे, स्क्विरल केज में भी स्पीड कंट्रोल देखेंगे। तो देखो रोटर का जो स्पीड होता है उसका ये फार्मूला होता है, दैट इज़ NR इज इक्वल टू NS1 - S, मतलब ये स्लिप का फार्मूला है, उसी को अरेंज किया हुआ है। और इसी को जब रेडियन पर सेकेंड में लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब 120F/P1 - S, NS का वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो कहने का मतलब रोटर का जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है, स्लिप पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है और पोल पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये 3 पैरामीटर चेंज करके हम रोटर के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हारा ये वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, थ्रू स्लिप। ठीक है, और एक और चीज़ क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा था रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रेजिस्टेंस वाला यहाँ नहीं लिखा, अच्छा खैर देख लेंगे। तो इसमें कैटेगरी क्या आता है कि जो वोल्टेज कंट्रोल और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्लिप के अंदर आता है। कहने का मतलब रोटर का स्पीड हम लोग स्लिप चेंज करके बदल सकते थे। स्लिप कंट्रोल में 2 मेथड आता है, दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्टेज कंट्रोल एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोल्स कंट्रोल देखेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहला है वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेटर का सप्लाई हम लोग दे रहे हैं उसका वोल्टेज ही हम लोग बढ़ा या घटा देंगे, जिसके कारण हम देखेंगे कि टॉर्क कैसे बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात टॉर्क का एक्सप्रेशन थेवेनिन मॉडल वाला उठा लिए। ठीक है, यहाँ पे देखना S जो है ये स्लिप है, S का मतलब स्पीड से कंफ्यूज मत करना, ये S इज इक्वल टू स्लिप होता है। ठीक है, ये तुम्हारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमारा जो मशीन होता है वो हर समय लो स्लिप जोन में ही ऑपरेट करता है। ये अगर हम लेक्चर 8 क्लियर देख लेंगे तो लेक्चर 8 में दिखाया है जहाँ भी मशीन ऑपरेट कर रहा है वो हमेशा लो स्लिप जोन में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है लो स्लिप एनालिसिस हम लोग लो स्लिप एनालिसिस के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हाई स्लिप के साथ नहीं करते हैं क्योंकि मशीन हमेशा लो स्लिप जोन में ही काम करता है। ठीक है, तो लो स्लिप का कुछ ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करो, कांस्टेंट अगर हटा दोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी में वोल्टेज और स्लिप बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग जो है R2 और ओमेगा को हटा दिए। कहने का मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम लोग लोड को भी कांस्टेंट मान लिए, मतलब कांस्टेंट टॉर्क लोड के लिए ही एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज का स्क्वायर एंड स्लिप। अब ये देखो, ये जो चीज़ है इसको ऐसे समझो कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर हमेशा कंजर्व रहता है, तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है शायद, हाँ देखो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब अगर पावर कांस्टेंट है मतलब एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, तो पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये दोनों जो चीज़ है ये आपस में इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है। ठीक ना, वही यहाँ पे हो रहा है। चूँकि टॉर्क कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने मान लिया है कि कांस्टेंट लोड टॉर्क ही है, मतलब लोड हमारा कांस्टेंट लोड टॉर्क है, मतलब वो एक ही टॉर्क पूरा ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक ही टॉर्क डिमांड करता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमने मान लिया है, तो ये जो दोनों चीज़ होगा ये आपस में इन्वर्स रिलेशन शेयर करेगा। ठीक ना, तो इन्वर्स रिलेशन आ गया, दैट इज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ S। इसका मतलब ये हुआ कि अगर V बढ़ेगा तो S जो है रूट टाइम से घट जाएगा। ठीक है, तो खैर हमारा वोल्टेज कंट्रोल था, तो हमने देखा कि स्लिप और वोल्टेज में इन्वर्स रिलेशन आता है। ठीक है, अब आगे अब देखो ये जो ग्राफ है, अब ये जो ग्राफ है इसका पूरा वर्किंग ये पूरा पेज में, अब ये थोड़ा मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसमें तुम मेन ये सब पॉइंट देखना, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा,
ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था दैट इज़ वोल्टेज घटा देने से टॉर्क घट जाता है। तो वोल्टेज घटा देने से ये देखो ग्राफ, नया ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क भी तुम्हारा घट गया। अब मान लिए कि एक तो कांस्टेंट लोड टॉर्क है। ठीक है, अब ये देखो, यहीं पे हम लोग एजम्पशन कर दिए थे कि लोड मतलब R2 कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट लोड टॉर्क। तो देखो, कांस्टेंट लोड टॉर्क हमेशा एक ही लोड डिमांड करता है ड्यूरिंग इट्स इंटायर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट लोड टॉर्क था, ओरिजिनल ग्राफ को कहाँ टच कर रहा था, यहाँ पे, और ARPM था उस पर। और उसके बाद हमने क्या किया, चलते चलते हमने वोल्टेज को घटा दिया। ये देखो, ये रनिंग के टाइम ऑपरेशन, ये स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये रनिंग है। ठीक है, तो मशीन जो है इस ग्राफ को फॉलो कर रहा था, मेन वाले ग्राफ, दैट इज रेटेड वोल्टेज को। अब चलते टाइम हमने क्या किया, ग्राफ को वोल्टेज को घटा के V2 पे कर दिया, दैट इज डिक्रीज कर दिया। तो होगा क्या, रोटर का स्पीड अभी A है। ठीक है, अब इस स्पीड पे नया वाला ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे TE इज इक्वल टू TL था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क था, तभी मोटर स्टेबल होके ARPM पे रोटेट कर रहा था। अब नया ग्राफ में देखो यहाँ पे आ गया, मतलब लोड टॉर्क यहाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम हो गया। ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेटिंग। तो कहने का मतलब रोटर डी एक्सेलरेट करेगा। तो देखो, डी एक्सेलरेट कर रहा है, और डी एक्सेलरेट करेगा तो वो पुराने नए वाले ग्राफ को फॉलो करते हुए एक स्टेबल पॉइंट पहुंचेगा, स्टेबल पॉइंट पे जाना चाहेगा। स्टेबल पॉइंट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क, समझे। तो वो कहाँ पे है, तो नए वाले दैट इज़ V2 वोल्टेज पे वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब रोटर अपना स्पीड खुद डाउन करते जाएगा, और डाउन करते करते वो इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, अब इस पोजीशन पे पहुंचते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क हो गया। तो ये अब रोटर का नया स्पीड बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वोल्टेज हमने जैसे ही घटाया, रोटर अपना स्पीड इस RPM से घटा के इस RPM पे लेते आया। ठीक है, अब ये जो है स्पीड एक्सिस है। ठीक है, इसमें अगर तुम इस साइड बढ़ोगे तो स्पीड बढ़ेगा, और इस साइड बढ़ोगे तो स्लिप बढ़ेगा। स्पीड और स्लिप में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो, रोटर स्टेबल पोजीशन जाने के लिए क्या किया, स्लिप में इंक्रीज किया। ठीक ना, तो कहने का मतलब वोल्टेज कंट्रोल से वोल्टेज और स्लिप का रिलेशन हमें पता चल गया। ठीक है, क्या कि वोल्टेज जब हमने घटाया तो स्लिप बढ़ा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन का मतलब वही होता है ना कि वोल्टेज के बढ़ने से स्लिप घटेगा, या वोल्टेज के घटने से स्लिप बढ़ेगा। तो हमारा हुआ वही चीज़ कि वोल्टेज के घटने से स्लिप बढ़ा। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। अब यही चीज़ जो है पूरा इसमें बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ देखो, फ्लो को समझो। वोल्टेज के घटने से क्या हुआ, वोल्टेज के घटने से टॉर्क घट गया। टॉर्क घटे हुए टॉर्क को मेंटेन करने के लिए स्पीड घटाया। स्पीड घटने से क्या हुआ, टॉर्क फिर से तुम्हारा इक्वल हो गया और तुम्हारा स्पीड कम हो गया। कहने का मतलब वोल्टेज घटा, वोल्टेज घटने से टॉर्क घटा। टॉर्क घटे हुए टॉर्क को मिनिमाइज करने के लिए स्लिप उसने बढ़ाया, दैट इज स्लिप बढ़ाया या फिर स्पीड घटाया, सेम ही चीज़ है। ठीक है, स्पीड जैसे ही घटा तो लास्ट में क्या हो गया, T इज इक्वल टू TL। ठीक है, ये तुम्हारा फ्लो हो गया, ये पूरा वर्किंग है। अब उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या था कि देखो, ये जो है टॉर्क एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा वही वाला है, थेवेनिन वाला। ठीक है, सॉरी, ये थेवेनिन नहीं है, ये जनरल टॉर्क है। टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब I² इंटू R डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्या बोल रहे हैं, टॉर्क मतलब होता है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर पावर को ही तो टॉर्क बोलते हैं ना। तो ये पावर हो गया डिवाइडेड बाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में देखो, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली करंट का स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ठीक ना, एक सेकेंड, ये तो तुम्हारा टॉर्क का एक्सप्रेशन थेवेनिन वाला है। ठीक है, और इसमें हमने क्या माना था कि टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट लोड टॉर्क को हमने कंसिडर किया था।
तो ये वाला पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही, हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट बचा। मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कहने का मतलब ये दोनों इन्वर्स रिलेशन शेयर करेगा, समझे ना। ये सेम वही वाला ये वाला हो गया, यही वाला हो गया, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इन्वर्स रिलेशन शेयर करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आई और एस एक्चुअल में इन्वर्स रिलेशन शेयर कर रहा है, तो जब इसका इन्वर्स होगा तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। तो देखो वोल्टेज कंट्रोल जब हुआ था तो स्लिप क्या हुआ था, स्लिप इंक्रीज हुआ था। स्लिप के इंक्रीज होने से क्या हुआ, करंट बढ़ जाएगा। अब ये I2 डैश कौन सा करंट है, तो ये रोटर करंट है, ठीक ना। तो स्लिप के बढ़ने से रोटर का करंट स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। अब ये इतना डेंजरस है कि तुम सोच नहीं सकते हैं। मतलब रोटर का जो कॉइल है वो स्पेसिफिक रेटिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया रहता है, उसमें स्क्वायर टाइम्स करंट जब बढ़ेगा तो उसमें हीटिंग आएगा, हीटिंग आएगा तो इंसुलेशन फेल कर जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल का। क्या वोल्टेज कंट्रोल का डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो कांस्टेंट लोड टॉर्क apparatus है, मतलब घर में वैसा डिवाइस जो कि कांस्टेंट लोड लेता है, जैसे तुम्हारा एसी, फ्रिज और भी हैवी इलेक्ट्रिकल जैसे वॉशिंग मशीन, ये सब जल जाएगा ऐसा सिनेरियो में, ठीक ना। ये सर ने बताया कि कैसे कैसे घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें तरह तरह के लोड को हमने स्टडी किया, ठीक है। ये जो हमने फैन टाइप लोड को स्टडी किया, तो देखो फैन टाइप लोड जो होता है उसका लोड टॉर्क ऐसा होता है, कहने का मतलब इंक्रीजिंग लोड टॉर्क है, ठीक है। ये कांस्टेंट लोड टॉर्क तो है नहीं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा एक ही होता है, मतलब हमेशा एक ही पावर ड्रॉ करता है, हमेशा एक ही टॉर्क होता है कांस्टेंट का, समझे। कांस्टेंट का टॉर्क ग्राफ ऐसा होता है, फैन टाइप लोड का ग्राफ टॉर्क ऐसे है। तो देखो मान लो अगर इसमें वोल्टेज कंट्रोल हम लोग करते हैं, ये पहला वोल्टेज हुआ, ये दूसरा वोल्टेज, ये तीसरा, तो चेंजिंग वोल्टेज के साथ इसका टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क अगर देखो तो स्टार्टिंग में यहाँ था फिर घटा, मतलब चेंजिंग वोल्टेज के कारण टॉर्क घट रहा है, मतलब वोल्टेज हम लोग घटा रहे हैं तो टॉर्क डिमांड भी घट रहा है, समझे। तो इससे क्या होगा कि करंट डिमांड घटेगा, समझे ना। स्लिप के बढ़ने से करंट घटेगा। तो अगर फैन टाइप लोड में हम लोग वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट मतलब कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, समझे, आराम से वर्क कर जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ट्रेन लोड को देखें तो ट्रेन जो है, ट्रेन का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, ठीक है, और जैसे जैसे ट्रेन चलते जाता है उसका लोड डिमांड घटते, मतलब टॉर्क डिमांड घटते जाता है। तो कुछ ऐसा लोड टॉर्क ग्राफ बनेगा, और उसमें जब हम लोग वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे तो देखो वोल्टेज डिक्रीज़ होने से क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में इतना टॉर्क था, फिर टॉर्क घट रहा है, नहीं एक सेकेंड, टॉर्क घट रहा है, हाँ, वोल्टेज घटने से टॉर्क भी घट रहा है। नहीं, यहाँ पे ये देखो, तुमने वोल्टेज घटाया, ठीक है, वोल्टेज घटने से देखो स्लिप में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, स्लिप में इंक्रीज़ हुआ और हर स्लिप पे टॉर्क का वैल्यू बढ़ रहा है, समझे। कहने का मतलब स्लिप का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है और टॉर्क का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है वोल्टेज के घटाने से। तो ये भी एक तरह से डेंजरस है। स्लिप के बढ़ने से करंट तुम्हारा स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, इसीलिए ट्रेन टाइप लोड में भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न ये हुआ कि हम लोग सिर्फ फ़ैन में ये वाला वोल्टेज कंट्रोल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कांस्टेंट लोड में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिक्रीजिंग लोड टॉर्क में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल तुम्हारा स्लिप रिंग और स्क्विरल केस दोनों में लग जाता है, ठीक है। और इसका ये जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट, उसके कारण इंडस्ट्री में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है।